Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया टॉपिक, नया चैप्टर, नॉट टॉपिक, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। रे ऑप्टिक्स में हमने लाइट की वो प्रॉपर्टी स्टडी की है जो ज्योमेट्रिकल फिनोमेना पे बेस्ड होती है, समझे ना। क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो रिफ्लेक्शन शो करती है, जिससे कि उसमें आने वाले पाथ में डिविएशन आता है, जिससे कि वो नई नई इमेज बनाती है, नई नई फिनोमेना प्रदर्शित करती है। क्लियर? तो वो अभी तक हमने पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल फिनोमेना से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल स्टडी हमने की है अभी तक ऑप्टिक्स की, लाइट की। अब हम लाइट की वो सारी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो कि वेव नेचर पे बेस्ड है। लाइट वेव नेचर पे बेस्ड जितनी भी फिनोमेना यहां प्रदर्शित करेगी उन सभी को हम स्टडी करेंगे। क्लियर? ये किसमें आता है? वेव ऑप्टिक्स में। तो इसमें मैं लिखने जा रहा हूं द स्टडी ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेव नेचर। अब वेव नेचर क्या होता है? अगर आप लाइट को लिखना चाहते हैं वेव के फॉर्म में तो वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट, ई टी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस डेल्टा फाई। इनिशियल फेज कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा फाई। क्लियर? या फिर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लाइट की इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अब यहां पे लाइट को y बराबर a sin ओमेगा t माइनस प्लस के एक्स से ही दर्शाऊंगा। मतलब हर बार में e बराबर e नॉट नहीं लूंगा, मैं लूंगा y बराबर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मैं लाइट की इक्वेशन लिखूंगा। समझे ना? सिंपल वेव की इक्वेशन, सिंपल साइनसोइडल वेव हम बड़े अच्छे से 11th में पढ़ चुके हैं। ये डेल्टा फाई लिखो चाहे फाई लिखो, फाई ज्यादा सही रहेगा क्योंकि डेल्टा चेंज को दर्शाता है, तो फाई लिख देते हैं। क्लियर? ये मैंने अच्छे से 11th में पढ़ा है। यहां समझो कि बस लाइट के बारे में हम बात करेंगे। मतलब वहां जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, जो वहां डिस्प्लेसमेंट था। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है, ये पार्टिकल की पोजीशन होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये इनिशियल फेज होती है। यही सारी की सारी एनालॉजी हम इस पे लगाएंगे लाइट वेव पे। वहां जो भी मैंने आपको वेव फिनोमेना बताई थी, जैसे कि इंटरफेरेंस कैसे होता है, फेज क्या होती है, वो सारी की सारी बातें यहां अप्लाई की जाएगी। क्लियर? वहां अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण हिंदी में बोला जाता है। आपको अच्छे से 11th में समझा रखा है, एक बार जाके दोबारा उसको देखना। मैं रिपीट भी कर देता हूं क्या होता है। जब कभी भी दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाली वेव किसी मीडियम में इंटरफेयर करती है, सुपरइंपोज होती है, तो मीडियम के कुछ पॉइंट पर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ पॉइंट पर एनर्जी घट जाती है। इस फिनोमेना में एनर्जी के इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? क्या होता है? व्हेन टू कोहेरेंट वेव superimpose on
waves superimposed on medium, then the energy on some points of medium gets increased, or and on some point, some other point of medium, energy gets decreased. This phenomenon of energy distribution is called interference. समझे ऐसा क्यों होता है? When two currents waves superimpose on the medium, then energy on some points of the medium gets increased. अगर मैं यहाँ two current source लिख देता, when two current source waves, when two current source waves, अगर दो current source हैं तो उनसे बहुत सारी वेव निकलेंगी. अब बहुत सारी वेव निकलेंगी तो मीडियम में सुपरिम्पोज होंगी, तो कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम बनेगा, कुछ पे मिनिमम बनेगा. यानी कुछ पे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कुछ पे घट जाएगी. वही लिखना है. ऐसा क्यों होता है ये अच्छे समझाया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूं. करंट सोर्स क्या होता है? एक सोर्स से आने वाली वेव ये मान लेते हैं A1 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5. दूसरे से आने वाली ये मान लेते हैं A2 sin ओमेगा 1 k1 ओमेगा 2 t प्लस k2 x प्लस ओमेगा 2. ये अब देखो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और k एंगुलर वेव नंबर होता है वेव के लिए. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k एंगुलर वेव नंबर, ये दोनों वेव कोहेरेंट वेव कहलाएंगी यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की वेवलेंथ और दोनों में फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज ना हो. तीन कंडीशन होगी में. इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, k1 इज इक्वल टू k2 और फेज डिफरेंस, इन दोनों में फेज डिफरेंस अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फेज डिफरेंस ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट, यानी 5 1 -5 2, यानी 5 1 -5 2. ये आएगा टाइम इंडिपेंडेंट. अगर ये तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती है देन these two waves will be coherent. तब ये वेव कोहेरेंट वेव होगी. क्लियर? अब क्योंकि इंटरफेरेंस सिर्फ कोहेरेंट वेव में ही होगा, तो फॉर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस के लिए ये कोहेरेंट होनी चाहिए. तो कोहेरेंट वाली कंडीशन में यहां लगा देता हूं A1 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस y1 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस y2. अब इन दोनों को सुपरइम्पोज कराने का तरीका ये होता है कि ये वाली फेज मान लेता हूं मैं ओमेगा t प्लस kx प्लस y1 की फेज है और ये हो जाएगी, इसमें कौन है y1 a1 और यहाँ a2 है. क्लियर? और ये हो जाएगी ओमेगा t प्लस kx प्लस y2 की फेज और ये एंगल हो जाएगा phi1 minus phi2, ये phi2 minus phi, यानी डेल्टा phi2 minus phi1, ये एंगल. क्लियर? इन दोनों को हम जोड़ते हैं. ये जोड़ना आपको मैंने अच्छे से सिखा रखा है कि a नेट कैसे लिखा जाएगा.
a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई का रूट। ये चीजें अच्छे से बता रखी है आपको इलेवेंथ में, तो रिवाइज करा रहा हूं, बस ये समझे। 20% पार्ट यहाँ वेव का यूज होता है जो 11th में आपने पढ़ा हुआ। अब यहाँ a नेट आ चुका है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, बिकॉज वी नो, क्या जानते हैं, because we know I is proportional to a square। a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, समझे ना? वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये हम जानते हैं। That's what, इसलिए लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि I नेट सुपर इंपोज होने के बाद वो आएगा रूट I1 रूट I2 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा क्योंकि a स्क्वायर, तो यहां आएगा 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। समझे ना? इससे लिख सकता हूं मैं, यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ले लीजिए a स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो तो आपको ये इक्वेशन दिखाई देगी। क्लियर? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, बेटा ये दोबारा करा रहा हूं, सब कुछ कराया हुआ, यानी मैक्सिमा के लिए क्या चाहिए, ये cos फाई प्लस 1 होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, और cos फाई प्लस 1 कब होगा, जब डेल्टा फाई n पाई होगा, 2n पाई होगा, 2n पाई, तब ये प्लस 1 आएगा। cos 0 1 होता है, तो 2n प्लस n बराबर क्या आ सकता है, 0 1 2 3। अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, तो I नेट फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ये प्लस 1 होना चाहिए। अब I नेट क्या आएगा, I1 का रूट प्लस I2 का रूट का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, समझे ना? ये 1 हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहां देखिए इस बात का क्या मतलब होता है, डेल्टा फाई। हम अगर टोटल फेज लिखना चाहते हैं, फॉर द फेज ऑफ वेव, वेव की जो फेज होती है वो ये होती है, टोटल फेज अगर बात करें, ओमेगा टी प्लस kx और इनिशियल फेज ये होती है। इनिशियल फेज एक कांस्टेंट होती है, क्लियर? तो दो वेव के लिए अगर मैं चेंज इन फेज निकालना चाहता हूं तो वो कुछ ऐसे लिखोगे आप, t, इसमें वेरिएबल कौन कौन है, t और x, और सब कांस्टेंट है, ये इनिशियल फेज है जो कांस्टेंट होती है एक वेव के लिए, क्लियर? एक वेव के लिए ओमेगा k और ये इनिशियल फेज कांस्टेंट होता है। अगर मैं एक वेव के लिए इसमें डेल्टा लगाना चाहता हूं तो वो कुछ इस प्रकार से लगेगा, यहां जाएगा ये, क्लियर? फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा फाई हमें मिल जाएगा k डेल्टा x, और डेल्टा फाई अगर 2n लैम्डा है, k क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, ये 2n पाई है, 2n पाई, k 2 पाई बाय लैम्डा होता है डेल्टा x, तो यहां से 2 पाई से 2 पाई गया, तो डेल्टा x बराबर क्या आएगा, n लैम्डा। यानी मैक्सिमा की कंडीशन अगर आप पाथ डिफरेंस के टर्म में लिखना चाहते हो, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ
मैक्सिमा के लिए प्रूव किया हुआ है मैंने पहले, ये आपको मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, समझे ना। मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा आएगा ये, और अगर फेज डिफरेंस मैक्सिमा के लिए लिखना चाहते हैं वो आता है 2n पाई। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फेज डिफरेंस के लिए तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस, यानी मैक्सिमा के लिए दो वेव में पाथ डिफरेंस वेव होनी चाहिए कोहेरेंट वेव। पाथ डिफरेंस आता है n लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा आएगा तो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमा ऐसे देखोगे। क्लियर। अब बात करेंगे हम मिनिमम।